हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज से मैं इस चैनल पर सीटेट 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं, क्योंकि अगर आप सीटेट की नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे, आप अभी से अगर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो सीटेट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने की आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि जो अभी दिसंबर 2024 का सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको अभी से जो है सीटेट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हैं, किसी भी सेमेस्टर में हैं, आप सीटेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ पर अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी से अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और जब यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका आएगा तब आप जो है आप अपनी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कर चुके होंगे और वहाँ पर आपको केवल और केवल फिर रिवीजन करना रहेगा। तो आप जब अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो आपके सीटेट में अच्छे मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। आपको कोई भी यहाँ पर ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज है ईवीएस की जो फर्स्ट थीम है उसको मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में कवर कराने वाला हूँ, जिसका नाम है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये जो थीम है ये पहली थीम ईवीएस की है। इसको मैं आज जो है पूरी इसकी थ्योरी में कराने वाला हूँ और जो कल वीडियो आएगी उसमें मैं कंप्लीट इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो एक तरीके से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप एक पेन और कॉपी भी उठा लीजिए, साथ में आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। आपके सीटेट में भी काम आएंगे, केवीएस में भी काम आएंगे, जितने में भी यहाँ पर ईवीएस पूछी जाती है उन सब में ये काम आने वाले हैं। और अगर आप कंप्लीट ईवीएस के नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 770 92 167। इस पर जब आप यहाँ पर मैसेज कर देंगे वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स मतलब परिवार। तो जो फैमिली शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नौकर, मतलब कि सर्वेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके सीटेट में इस तरीके से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो फैमुलस शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ है नौकर या फिर सर्वेंट। यहाँ पर जितना भी मैं ये करा रहा हूँ आपको एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा जो यहाँ पर परिवार की है, परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि रहते हैं, परिवार कहलाता है। तो एक ऐसा सदस्यों का ग्रुप जिसमें माता पिता हों, भाई बहन हों, चाचा चाची हों, दादा दादी हों, ये सभी अगर एक साथ रहते हैं तो उसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में सेट कर लेनी है। कुछ नोट्स पॉइंट हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फर्स्ट है यहाँ पर कि परिवार जो है वो समाज की आधारभूत इकाई होता है। बेसिक यूनिट जो होता है वो परिवार ही है यहाँ पर समाज का। अगर परिवार ना हो तो समाज की यहाँ पर कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो बच्चा है वो सामाजिक होना अपने परिवार से ही सीखता है। सारे मैनर्स जो है वो परिवार से ही सीखता है। बड़ों का आदर करना, समझना, बात को समझाना, मदर मतलब टंग को यहाँ पर समझना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परिवार से ही सीखता है। इसीलिए क्या है, परिवार जो है समाज की एक आधारभूत इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छोटे परिवार को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो आदर्श परिवार कहा जाता है। जो छोटा परिवार होता है उसको आदर्श परिवार इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा कलह नहीं होती है। छोटा परिवार होता है, सभी को स्वतंत्रता मिलती है, इसीलिए जो छोटा परिवार होता है उसको आदर्श परिवार भी माना जाता है। गवर्नमेंट भी इसीलिए स्लोगन निकाला है कि हम दो हमारे दो। इसीलिए क्या है कि छोटे परिवार को आदर्श परिवार भी माना जाता है। थर्ड पॉइंट है कि परिवार को समाज की बुनियादी इकाई माना जाता है। परिवार के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, ये भी मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको डिटेल में डिस्कस करा दिया था। चलिए फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कि जैविक दृष्टि से परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति के लिए समाज की स्वीकृति यहाँ पर जो होती है वो मिल जाती है। जैसे समाज में ही अगर आप हैं तो परिवार क्या करता है,
अगर लड़का है तो उसकी शादी लड़की के साथ कर देता है और यहाँ पर उनको एक साथ रहने की अनुमति जो है समाज दे देता है। तो यहाँ पर परिवार क्या करता है कि जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि आकार के आधार पर, साइज के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो परिवार के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है एकल परिवार होता है, जो दूसरा परिवार होता है उसको कहते हैं हम संयुक्त परिवार। एकल परिवार को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार को कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। अब देखो एकल परिवार जो होता है इसमें माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। उस परिवार को यहाँ पर क्या कहा जाता है? एकल परिवार कहा जाता है। लेकिन जो संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे होते हैं। तो ये जो संयुक्त परिवार होता है ये यहाँ पर एक बड़ा परिवार होता है, मतलब कि लार्ज फैमिली होती है। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली है, एकल परिवार होता है, ये परिवार का एक छोटा रूप होता है और इसको केंद्रीय परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर एकल परिवार के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। जो एकल परिवार होता है यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है, क्योंकि इसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं तो 4 से 5 ही लोग होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिवार का एक छोटा रूप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एकल परिवार को नाभिकीय परिवार, केंद्रीय परिवार भी कहते हैं, मतलब कि सेंट्रल फैमिली भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एकल परिवार जो होता है इसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ये भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड जो है वो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। अब देखो 3 या 3 से अधिक यहाँ पर पीढ़ियों का मतलब है जैसे दादा दादी हो गए, फिर उनके माता पिता, फिर बच्चे, अगर विवाहित हैं बच्चे तो उनके भी बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 या 3 से अधिक जो पीढ़ियाँ होती हैं वो ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो ज्वाइंट फैमिली है मतलब संयुक्त परिवार है, यह परिवार का एक बड़ा रूप है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सदस्य रहते हैं, जैसे 10 से 12 सदस्य भी रहते हैं, 20 सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे अगर दादा दादी हैं, फिर उनके बच्चे हुए, माता पिता जैसे हुए, तो माता पिता भी अगर 4-5 भाई हैं, भाई बहन हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं 3-4 लोगों के, जैसे 3-3 हैं, तो कम से कम 20-25 भी लोग हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो एक ऐसा परिवार है जिसका जो है रूप बड़ा होता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा सदस्य रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो ये दोनों परिवार जो हैं इनके प्रकार आपको ध्यान रखना है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ये जो है आकार के आधार पर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि सत्ता के आधार पर परिवार के भेद जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। पहला जो है ये मातृ सत्तात्मक परिवार, जिसको कि मैट्रियार्कल फैमिली बोला जाता है, और दूसरा जो है वो पितृ सत्तात्मक परिवार है, जिसको कि पैट्रियार्कल फैमिली बोला जाता है। तो ये दोनों भी भेद आपको ध्यान रखने हैं। देखो मातृ सत्तात्मक परिवार आपको यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें जो है मातृ सत्ता जो है वो यहाँ पर सर्वोपर रहती है। और सेकंड जो है पितृसत्तात्मक, इसमें पता चल रहा है कि जो पिता जो हैं मतलब घर का जो मुखिया होगा वो पिताजी होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम इसके पॉइंट देख लेते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार के। तो जो यहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार है इसमें मातृ केंद्रित या फिर मातृ प्रधान परिवार भी इसको कहा जाता है। मतलब कि माता जी क्या होंगी, घर की मुखिया होंगी, उस परिवार को क्या कहा जाता है, मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी घर में माता जी की खूब चलती है बात और किसी किसी घर में पिताजी की चलती है बात। तो जब जिस घर में माता जी की बात चलेगी, माता जी से राय ली जाएगी, माता जी की बात को यहाँ पर सर्वोपर रखा जाएगा, तो उस परिवार को मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि परिवार का मुखिया जो होगी यहाँ पर कौन होगा, तो माताजी होंगी, मतलब कि मदर होंगी, इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक या फिर मैट्रियार्कल फैमिली बोला जाता है। हेड ऑफ फैमिली कौन होगा, तो मदर हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर विवाह के बाद जो पुरुष होगा वो पत्नी के घर यहाँ पर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये केवीएस में पूछा गया, इससे क्वेश्चन है, इस पॉइंट से आपका 1 नंबर क्लियर होने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पर जो मातृ सत्तात्मक परिवार है, यहाँ पर जो विवाह हो जाता है लड़के का, तो लड़का कहाँ जाता है, अपनी पत्नी के घर, वहाँ पर घर जमाई बन के रहता है जाके, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो पितृ सत्तात्मक पैट्रियार्कल फैमिली देख लेते हैं।
कि इसमें पितृ केंद्रित या फिर पितृ प्रधान परिवार भी इसको कहते हैं। ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि पितृसत्तात्मक परिवार में जो परिवार का मुखिया होगा वो कौन होगा, फादर होगा। हेड ऑफ फैमिली कौन होगा, तो पिताजी होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड यहाँ पर पॉइंट है कि यहाँ पर विवाह के बाद पत्नी जो होती है वो पति के घर रहती है। हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी में क्या है, पितृसत्तात्मक आपको परिवार देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो लड़की होती है जब उसकी शादी हो जाती तो वो अपने पति के घर जा कर के वहाँ पर रुकती है जा करके। तो यहाँ पर ये आपको पॉइंट जो है ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं परिवार के कार्य, कि वर्क ऑफ फैमिली, मतलब कि परिवार के कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं। तो देखो, सबसे जो पहला काम होगा परिवार का वो बालक का सामाजिकरण करना। जैसे बालक यहाँ पर जब परिवार में पैदा होता है तो उसको सोशलाइज करने का जो यहाँ पर अधिकार होता है या फिर कर्तव्य होता है वो एक परिवार को होता है। उसकी माता जी जो हैं बच्चे को सारे मैनर्स सिखाती हैं। तो यहाँ पर परिवार का जो कार्य हो जाएगा बालक का सामाजिकरण करना। दूसरा यहाँ पर कार्य है परिवार का कि बालकों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, कि वो मानसिक तरीके से सुरक्षित अपने आप को कब और कहाँ महसूस करते हैं, तो परिवार में ही वो महसूस करते हैं। जैसे अगर छोटा बालक होता है तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति, उसको अनजान व्यक्ति मिल जाता है, तो अगर उसको देख लेता है या उसकी गोदी में जाता है तो वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस करता है, तो वो क्या करता है, रोने लगता है। इसीलिए क्या है कि परिवार में बालकों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करना सेकंड यहाँ पर कार्य हो जाएगा। थर्ड है निवास उनको देना। निवास मतलब रहने का स्थान, क्योंकि परिवार में एक घर होगा और घर में उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर रहने की जगह मिलेगी। और यहाँ पर क्या मिलेगा, वस्त्र मिल सकते हैं उसको, बिल्कुल मिलते हैं। परिवार में क्या है, अगर ठंडी जैसे चल रही है तो उसको ऊनी कपड़े दिए जाते हैं, गर्मी चल रही है सूती कपड़े दिए जाते हैं। तो निवास, वस्त्र, भोजन की व्यवस्था जो है परिवार का एक कार्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जीवन की सुरक्षा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति आकर के उसके ऊपर हमला ना करे, है ना। तो जीवन की सुरक्षा का कार्य किसका रहता है, परिवार का रहता है। देखो, कभी लड़ाई हो जाती तो परिवार के अपने भाई बहन ही जो होते हैं या फिर माता पिता वही सपोर्ट में आते हैं, कोई दूसरा नहीं आता है। तो जीवन की सुरक्षा कौन देता है, यहाँ पर परिवार का कार्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संतान का पालन पोषण करना आदि। जैसे कोई भी बच्चा है, पैदा होता है तो पूरा परिवार उसकी जो है यहाँ पर पालन पोषण करता है। जैसे उसको खाना खिलाना, फीड कराना उसको, है ना। तो सारी चीज़ें जो है संतान का पालन पोषण करना परिवार का कार्य होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है शादी तथा अन्य सामाजिक कार्य, क्योंकि मुंडन होना जैसे, है ना, और भी बहुत सारे बर्थडे मनाना, तो ये सामाजिक कार्य हो गए। शादी करना यहाँ पर, है ना, तो परिवार वाले ही बच्चे की शादी करते हैं। जब वो शादी लायक हो जाता है तो शादी कर देते हैं, है ना। तो परिवार का कार्य क्या हो जाएगा, शादी कराना या फिर अन्य सामाजिक कार्य भी यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इन्हीं से आपके सीटेट में खूब क्वेश्चन बनते हैं, और फिर अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने अभी बताया था कि आप जो है 770-92-167 पर आप जो है यहाँ पर मैसेज कर दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है एकल परिवार के गुण। जैसे अभी मैंने आकार के आधार पर परिवार के यहाँ को भाग किया था, मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार बताया था, और कौन सा बताया था, यहाँ पर संयुक्त परिवार बताया था। तो एकल परिवार के गुण क्या होते हैं और क्या दोष होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ है तो उसके कुछ गुण भी होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एकल परिवार के गुण क्या होते हैं। तो एकल जो परिवार होता है इसमें व्यक्तित्व विकास का समुचित अवसर मिलता है, क्योंकि एकल परिवार में माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं अविवाहित। क्योंकि छोटा परिवार होता है तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उसके विकास का यहाँ पर समुचित अवसर मिल जाता है, उनको फ्रीडम मिलती है। कलह की संभावना कम रहती, क्योंकि कम लोग होते हैं। अगर कम लोग होंगे तो वहाँ पर जो है मतलब कि कह सकते हैं कलह नहीं होगी एक तरीके से, क्योंकि माता पिता होंगे और उनके बच्चे होंगे। तो माता पिता भी क्या है यहाँ पर ज़्यादा जो है मतलब कि हिसका वगैरह नहीं करते हैं, वो कि वो उन्होंने काम कर लिया, मेरे भाई ने कम काम किया, मैंने ज़्यादा काम किया। तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर उनके ही बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर कलह की संभावना बहुत कम होती है। न्यूक्लियर फैमिली में ये इसके गुण हो जाएंगे।
थर्ड पॉइंट है गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है। क्योंकि गृह संचालन में इसलिए स्वतंत्रता होती है क्योंकि सभी क्या होते हैं, सभी को एक प्राइवेट स्पेस मिलता है। क्योंकि अगर छोटी फैमिली है तो बच्चे अलग सोते हैं, माता पिता अलग सोते हैं, तो बच्चे क्या है यहाँ पर उनको स्वतंत्रता मिल जाती है और पारिवारिक कुरीतियों का अभाव रहता है कि मतलब यहाँ पर जो पारिवारिक कुरीतियाँ होती हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है क्योंकि छोटा परिवार होता है और ये सभी लोग क्या हैं, पढ़े लिखे होते हैं जैसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारिवारिक जो कुरीतियाँ होती हैं उनको आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एकल परिवार के ये गुण हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एकल परिवार के दोष क्या होंगे। शिशुओं के देखभाल की समस्या हो जाती है, ये इसका दोष है। क्योंकि छोटा परिवार होगा, अगर मम्मी पापा हैं, उसका एक बच्चा हुआ जैसे, तो मम्मी पापा अगर दोनों जॉब में हैं तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा, वहाँ पर देखभाल की समस्या आती है। या फिर कोई तीसरा व्यक्ति, उसको पैसे दे करके आई वगैरह लगाया जाता है, वो उसकी देखभाल करते हैं। तो शिशुओं की देखभाल जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है एकल परिवार में। जैसे ज्वाइंट फैमिली होगी तो बहुत सारे लोग होंगे, तो कोई ना कोई बच्चे को जो है वो खिलाता रहेगा या फिर उसको गोदी में लेकर के टहलाएगा, तो वहाँ पर शिशुओं की देखभाल अच्छे तरीके से हो जाती है। लेकिन जो एकल परिवार है उसमें शिशुओं की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, ये इसका दोष है। नेक्स्ट जो दोष है वो संकट के समय दयनीय स्थिति हो जाती। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपके जो है कम ही सदस्य हैं, जैसे घर में आग वगैरह लग जाए तो जब कम सदस्य हैं तो आग बुझाने में उनको समस्या आएगी। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो एक बाल्टी भी पानी लाएंगे तो कम से कम 20 बाल्टी आ जाएंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, काम बट जाएगा और वो जो है संकट के समय दयनीय स्थिति वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन एकल परिवार में क्या होगा, वहाँ पर संकट के समय जो होगा वहाँ पर दयनीय स्थिति आ जाएगी, अपव्यय की समस्या यहाँ पर हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एकल परिवार के जो है वो दोष हैं। अब देख लेते हैं संयुक्त परिवार के गुण। अब संयुक्त जो है ज्वाइंट फैमिली जो है इसके गुण क्या हो जाएंगे, तो पहला जो गुण है वो है कार्य विभाजन की व्यवस्था। मतलब कि सभी का कार्य जो है, मतलब काम बटा होगा। जैसे खाना बनाने वाले और लोग होंगे, बर्तन धुलने वाले और लोग होंगे, झाड़ू लगाने वाले और लोग होंगे, तो सभी का काम जो है एक तरीके से वो विभाजित होता है, यहाँ पर बटा हुआ होता है। तो कार्य विभाजन की व्यवस्था होती है इसमें, ये इसका गुण है। सेकंड जो इसका संयुक्त परिवार का गुण है वो है बालक का सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होता है। क्योंकि बालक क्या है, घर से ही तो सामाजिक होना स्टार्ट होता है, तो जितने ही ज़्यादा लोग होंगे उसका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होगा बालक का। तो ये जो है संयुक्त परिवार का गुण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड है बचत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे, अगर आप जैसे 10,000 रुपये अगर कमा रहे हैं और आप जो है संयुक्त फैमिली में हैं, जैसे कि आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, संयुक्त परिवार में हैं, तो आपको क्या है, बचत करनी है। क्योंकि वहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है और कमाई होती है कम, इसलिए आपको बचत के लिए जो उपयुक्त वातावरण मिलता है वो संयुक्त परिवार में अच्छे तरीके से मिलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फोर्थ है यहाँ पर कि पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होती है। जैसे कि जो पारिवारिक परंपराएं हैं, जो हमारे ट्रेडिशन हैं, उनकी रक्षा होती, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर आप जो है एक संयमित और नियमित तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। इसीलिए क्या हो जाता है, पारिवारिक परंपराओं की रक्षा जो है संयुक्त परिवार में अच्छे तरीके से होती है। जैसे अगर एकल परिवार है तो वहाँ पर कोई रोक टोक तो होती नहीं है, एकल परिवार में कोई भी किसी तरीके से कपड़े पहन करके वो जा रहा है। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या है, अगर दादा दादी हैं तो आपको एक ढंग के कपड़े ही पहनने होंगे, इसलिए क्या है, पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होती, जो हमारा ट्रेडिशन है उसी को यहाँ पर हमें निभाना होता है। धन का समान वितरण होता है। जैसे अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप दादाजी को ही देंगे, दादाजी सबको जो है समान रुपये वहाँ पर वितरित करेंगे। तो इस तरीके से धन का समान वितरण संयुक्त परिवार में होता है। 6 यहाँ पर पॉइंट है कि बच्चे की उचित देखभाल भी होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो बच्चे की अच्छी देखभाल ही हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, ये सारे गुण हैं। अब देख लेते हैं संयुक्त परिवार के दोष। तो संयुक्त परिवार के जो दोष होते हैं वो व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो बच्चे का जो है यहाँ पर व्यक्तित्व का विकास जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर उसके अवसर जो है वो नहीं उपलब्ध हो पाते। जैसे अगर बच्चा किसी से बात करना चाहता है, देर रात में बात करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि सभी लोग एक साथ सोए होते हैं। अब अगर आप बात कर रहे होंगे तो क्या वहाँ पर बात कर पाएंगे अपने दोस्त से, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि व्यक्तित्व के विकास का जो समुचित अवसर है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता, ये इसका पहला दोष है। नेक्स्ट है
कि आपसी कलह रहती है, क्योंकि कोई कहेगा कि हमने काम ज़्यादा किया है और कोई कहेगा कि हमने काम ज़्यादा किया है। सभी को ऐसा लगता है कि हम जो है ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमें उस तरीके से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपसी कलह इसमें रहेगी। द्वेष की भावना ज़्यादा पाई जाती है, तो ये भी यहाँ पर संयुक्त परिवार का दोष है। कठोर नियंत्रण होता है, क्योंकि यहाँ पर दादा दादी जो है, अगर आप नियंत्रण में नहीं सभी को रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती, इसीलिए जो है हार्ड जो है यहाँ पर कठोर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। तो ये एक दोष है संयुक्त परिवार का। नेक्स्ट है यहाँ पर सदस्यों में आलस्य का आना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, हिसका वगैरह चलना लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम क्यों करें काम, हमारा तो ये थोड़ी ना काम है, तो इसलिए सदस्यों में आलस्य आ जाता है। तो आलस्य किस में आएगा, तो यहाँ पर संयुक्त परिवार में आएगा, ये इसका एक दोष है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो फैमिली जो यहाँ पर थीम थी उससे मैंने यहाँ पर करा दिए। अब हम मित्र देख लेते हैं, फ्रेंड्स। तो मित्र क्या है, जिसको कि हम लोग फ्रेंड कहते हैं, आप सभी मित्र से यहाँ पर परिचित होंगे। तो मित्र के मध्य भावात्मक संबंध होता है। मित्र कैसा यहाँ पर संबंध होता है, भावात्मक, मतलब हमारी भावनाएं वहाँ पर जुड़ी होती हैं और यही मित्रता कहलाता है। देखो मित्रता के अगर हम प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उपयोगिता की मित्रता, दूसरी है आनंद की मित्रता और तीसरी होती है सच्ची और अच्छी मित्रता। अब देखो उपयोगिता की मित्रता ऐसे होती है, जैसे किसी से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो उस मित्रता को क्या कहा जाता है, उपयोगिता की मित्रता कहा जाता है। दूसरा होता है आनंद की मित्रता, जैसे कोई भी अगर कवि है वो अच्छी बातें बता रहा है, आपको आनंद आ रहा है, तो वहाँ पर भी जो मित्रता होती है उसको आनंद की मित्रता कहते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं वो आनंद की मित्रता ही वहाँ पर करते हैं, जब तक कि वो 10-12 साल के रहते हैं तब तक वो आनंद की मित्रता उनकी कहलाती है। तीसरी हो जाती सच्ची और अच्छी मित्रता, इसमें जो है प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता है, हानि लाभ नहीं देखा जाता है, मित्र की जो है वो हेल्प की जाती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, सच्ची और अच्छी मित्रता कहा जाता है। जैसे अगर हमारा कोई यहाँ पर मित्र है, वो संकट में है, तो अगर हम उसकी बिना कोई स्वार्थ के अगर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं तो वो सच्ची और अच्छी मित्रता में आएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पर है कि मित्र बालक के हम उम्र का होता है, इसलिए बालक मित्र के समक्ष सहज और पूर्ण अभिव्यक्ति करता है, जो बालक के मानसिक विकास में सहायक होता है। देखो जब बालक होता है तो उसका जो कोई भी फ्रेंड होगा वो हम उम्र होगा, मतलब कि उसके एज का ही होगा। अगर बालक 10-12 साल का है तो 10-12 साल का ही वो मित्र भी बनाता है। इसीलिए बालक जो होते हैं अपने मित्रों से सहज तरीके से अपनी सारी बात और अपने अभिव्यक्ति जो है पूर्ण तरीके से करते हैं, और तभी जो होता है बालकों का यहाँ पर मानसिक विकास जो है वो अच्छे तरीके से होता है। और ये सारी चीज़ें मित्र बनाना बालक का जो मानसिक विकास में वो सहायक होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध को इंग्लिश में रिलेशंस कहते हैं। संबंध वह बुनियाद होता है जो 2 या 2 से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर, विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते, उसको संबंध कहा जाता है। अब देखो संबंध किस तरीके से हो सकता है, तो संबंध वह बुनियाद होती है, एक बेस होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग जो होते हैं वो अपनी भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर, जैसे भाई भाई में संबंध होता है, विवाह के आधार पर जैसे कि पति पत्नी होता है, तो ये आधार क्या हो जाएगा, विवाह के आधार पर हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर वो रक्त या फिर विवाह के आधार पर संबंध होता है, रिलेशन होता है। संबंध जो होता है वो एक ऐच्छिक व्यवहार होता है जिसे बालक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो संबंध होगा वो एक ऐच्छिक व्यवहार होगा। ऐच्छिक व्यवहार का मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा से जो व्यवहार किया जाए उसको ऐच्छिक व्यवहार कहते हैं, और ये इसमें जो संबंध होता है वही रिलेशन कहलाता है। बालक जो होता है इसका स्वाभाविक रूप से इसको स्वीकार करता है। जैसे अगर वो घर में है उसको बताया जाता है कि ये आपका भाई है, इसका क्या है, रक्त संबंध है, मतलब कि ब्लड रिलेशन आपका है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बालक का स्वाभाविक रूप से वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरा जो है यहाँ पर ब्लड रिलेशन है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो संबंध होगा वो एक ऐच्छिक व्यवहार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है कि आपका यहाँ पर रिलेशन किस तरीके का है, वो जो होगा वो बालक का जो व्यक्तित्व होगा, उसकी जो पर्सनालिटी होगी उसको बिल्कुल अफेक्ट करेगा, बिल्कुल प्रभावित करेगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए संबंध के जो प्रकार हैं वो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक तो ब्लड रिलेशन होता है, मतलब कि रक्त संबंध होता है।
तो ब्लड रिलेशन हम लिख देंगे यहाँ पर। और दूसरा जो होता है एक क्या होता है, विवाह संबंध, मतलब कि मैरिड रिलेशन होता है। तो जो रक्त संबंध होगा जैसे कि पिता पुत्र का हो जाएगा, माता पुत्र का हो जाएगा, और दादा और पिता का जो होगा, ये तीनों जो हैं यहाँ पर रक्त संबंध है। जो विवाह संबंध होगा वो माता पिता, चाचा चाची का यहाँ पर हो जाएगा, दादा दादी का होगा। तो जब विवाह के रिलेशन में यहाँ पर मतलब अकॉर्डिंग यहाँ पर संबंध बनता है तो उसको विवाह संबंध कहते हैं। और जो यहाँ पर रक्त के अकॉर्डिंग जो संबंध होता है वो एक रक्त संबंध होता है, जैसे पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर संबंध जो होता है ब्लड रिलेशन का ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर आपकी जो पहली थीम है फ्रेंड्स एंड फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये कंप्लीट तरीके से मैंने यहाँ पर डिस्कस करा दिया है। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे तरीके से ये थ्योरी समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पेड यहाँ पर पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, तो आप जो है मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो पीडीएफ है कितने रुपए की मिलने वाली है। और इसी तरीके से मैं कंप्लीट आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, पूरी थीम कराने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट सीटेट के कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।